नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 9 जून 2024 ये तारीख बहुत लंबे समय तक याद रखी जाएगी, इतिहास में दर्ज हो चुकी है। इस मायने में क्योंकि एक परसेप्शन इस देश में दशकों तक चलाया जाता रहा कि शासन करना तो कांग्रेस ही जानती है और हिस्ट्री भी वही क्रिएट करती रही है। अभी तक लंबा और एक अनूठा रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम था कि साहब निरंतरता में 3 बार वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहेंगे? निरंतरता में 3 बार चीफ मिनिस्टर और अगर उनकी ओथ गिने तो 4 बार चीफ मिनिस्टर, 3 बार अब प्रधानमंत्री। नेहरू क्या कभी किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर रहे? नहीं रहे। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? सबसे अनुभवी और अधिक प्राणवायु समग्रता में पूरे राष्ट्र के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध कराने वाले और जीवन स्तर में एक मूलभूत अंतर कर देने वाले, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने वाले, पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उबार लेने वाले, डिजिटल क्रांति के एक तरीके से वो जनक कहलाएंगे, जिसके बारे में अब कई दुनिया के कई देश भी दिलचस्पी रखते हैं कि ये जो आप यूपीआई के जरिए और दूसरे ऐप के जरिए बड़ा आसानी से बिना मुद्रा का, बिना करेंसी का उपयोग किए लेन देन कर लेते हैं, ये तो अद्भुत है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन आज हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस पर कि तमाम देश के भीतर भी और देश के बाहर भी जो ताकतें थी, उन्होंने रोकने की तो भरपूर कोशिश की, लेकिन थोड़ा बहुत डेंट लगा। उसमें कुछ अपनी गलतियां भी हैं, अपनी लापरवाही भी है, ओवर कॉन्फिडेंस भी है, और कुछ राज्यों में जो एक तरफा वोट पड़ गए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और कुछ दूसरे दलों के पक्ष में, और ये जो कोर वोटर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, उसमें जो फूट पड़ गई, यानी जो हिंदू थे वो जातियों में बट गए, वहां उसने एक बड़ा अंतर कर दिया। उसकी समीक्षा किसी और प्रोग्राम में करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा तीसरी बार शपथ ग्रहण की, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आज ये जो तारीख है 9 जून 2024 की, ये हिस्ट्री में दर्ज हो गई है, स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। भारतीय जनता पार्टी और गैर कांग्रेसी सरकार एनडीए के की उपलब्धि के तौर पर भी और वैसे भी, और निश्चित रूप से इसको ग्रैंड डे इसलिए भी माना जाएगा कि कई देशों के राष्ट्र प्रमुख मौजूद थे, अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां मौजूद थी, और राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में जैसे पूरी दिल्ली उमड़ पड़ी थी, इतनी भीड़ थी। और कई संदेश भी अपने शपथ समारोह से नरेंद्र मोदी ने दे दिए हैं, यानी पहले ही दिन ये बता दिया है, ये जता दिया है कि भले ही ये गठबंधन की सरकार है, हालांकि 2014 और 2019 में भी टेक्निकली तो गठबंधन सरकार ही थी, पर तब पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इस बार नहीं मिला तो भी उन पर कोई प्रेशर नहीं है, उन्होंने ये बता दिया। 2 प्रमुख सहयोगी दल हैं, एक की 16 सीटें हैं टीडीपी की, दूसरे की 12 सीटें हैं जनता दल यू की। दोनों को एक एक कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है, एक एक राज्य मंत्री का दे दिया गया है, दैट्स ऑल। बाकी की चीजें आगे होंगी,
जब कभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या कोई बात होगी। इससे आपको क्या लगता है? कोई प्रेशर है क्या? मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हम सीधे जुड़ते हैं। प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। निश्चय से। जो शपथ समारोह हुआ है, एक टिप्पणी तो अनुपम जी उस पर कर दीजिए, और दूसरे जो एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालिए। मैं ये देख रहा था कि 1 से लेकर के और 9 नंबर तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही शुरू में शपथ ली। 10वें नंबर पर एचडी कुमारस्वामी ने ली, फिर 11वें 12वें नंबर पर भारतीय जनता पार्टी ने ली, 13वें नंबर पर जीतन मांझी और 14वें नंबर पर ललन सिंह। ये सब क्या संदेश है? पहले तो ये सर कि एक मीडिया के द्वारा, और सिर्फ मीडिया के द्वारा ही नहीं, अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा, अगर आप बीबीसी देखें, अल जजीरा देखें, पाकिस्तान में डॉन देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स देखें, वॉशिंगटन पोस्ट देखें, एक लगातार वो बनाया जा रहा था कि एक इंप्रेशन बनाया जा रहा था कि मोदी बड़े इस बार मजबूर मोदी मजबूर मोदी की सरकार बताया जा रहा था। और फिर आपने देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने हालांकि इस पर कमेंट भी किया कि मीडिया अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बांट रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन मीडिया से तो कोई असर नहीं पड़ा। वो आपको लगातार बताते रहे कि ये चंद्रा बाबू स्पीकर मांग रहे हैं तो नीतीश कुमार रेल मंत्रालय मांग रहे हैं तो इतने मंत्रालय मांग रहे हैं, उतने मंत्रालय। एक तो उन्होंने बड़ा एक जैसा, जैसे जिसको 16 सीट आई उसको भी वही एक, उसके लिए भी वही मापदंड रखा, जिसकी 12 सीट आई उसके लिए वही मापदंड रखा। एक एक कैबिनेट मिनिस्टर सबको दिया। जिसकी एक सीट आई अनुप्रिया पटेल की, उनको भी एक कैबिनेट मिनिस्टर दिया। इनकी 2 राज्य सीट आई जी, राजमंत्री दिया राज्य उनको। जी, जी हाँ, और जी हाँ। इनको जयंत चौधरी को क्या दिया सर? इनको स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो इनको बहुत, जिसे कहना चाहिए कि एक जो सबसे बड़ी एक भ्रांति टूटी एक, अच्छा इसके बारे में मोदी साहब को इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने हमेशा बहुमत की सरकार चलाई। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पे 3 बार उन्होंने बहुमत की सरकार चलाई, 2 बार प्रधानमंत्री के तौर पे बहुमत की सरकार चलाई। और एक बात तो ये नजर आती थी कि अटल बिहारी के वाजपेयी के टाइम में जो एक एनडीए का स्वरूप हुआ करता था, जिसमें आपको बड़े नामी गिरामी मंत्री नजर आते थे, ममता बनर्जी नजर आती थी, नीतीश कुमार नजर आते थे, तो एनडीए का वो स्वरूप नरेंद्र मोदी के टाइम में टूटता हुआ नजर आया। एक समय तो ऐसा भी आया था कि मुझे लगता है रामदास अठवाले को छोड़ के कोई एनडीए का मंत्री नहीं था उनकी कैबिनेट में, तो वो ले दे के पूरा भाजपा की सरकार थी। तो उसको देखते हुए एक बात कही जा रही थी कि मोदी साहब बड़े मजबूर हो गए वगैरह वगैरह, और शेर पिंजड़े में चला गया, इस तरह की बातें हो रही थी। तो वो जो पहले ही दिन उन्होंने एक अपना दिखाया है, एक जो शक्ति प्रदर्शन किया है, और ये भी उन्होंने दिखाया कि ऐसा नहीं कि कोई बेमन से शपथ ले रहे हैं। जिस तरह उन्होंने वहां पे एक अंतर्राष्ट्रीय गैदरिंग की, अंतर्राष्ट्रीय गैदरिंग किया, उन्होंने पूरा सार्क बुलाया है, पाकिस्तान छोड़ के सार्क बुलाया, आप देखिए तो सेशल्स तक बुलाया है उन्होंने। तो जितने हमारे आसपास के नेबर से सबको बुलाया, और सबके लोग आए भी, और देखिए आपने मालदीव तक के राष्ट्रपति आए, तो सब आए भी और सबको बैठा, सबके बीच में उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद जिनको जो जो मंत्रालय दिए, बताइए एक एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री का उन्होंने मैक्सिमम वो रखा, मैक्सिमम मतलब जो मैक्सिमम उन्होंने रखा किसी के लिए, एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री, इससे ज्यादा किसी को दिया ही नहीं। तो अब फिर कोई ये नहीं कह सकता कि उनके जो एलाइज हैं, उनके जो साथी हैं, उन पे हावी हो गई ये। मैं समझता हूँ कि जो पिछले 4 दिन ये बात कहने में गए हैं कि ये बड़ी मजबूर सरकार होगी और शेर पिंजड़े में बंद हो गया, मुझे लगता है अगला एक हफ्ता लोग इसी पे बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह अपने गठबंधन के साथियों को दिया भी, और लेकिन अपने पे हावी नहीं होने दिया। तो अभी स्पीकर देखना है, स्पीकर वाला पद भी देखना है, और एक एक चीज और अभी देखना है कि साहब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पोर्टफोलियोज का, तो उसमें किसको क्या जाता है। अब एक बात तो तय हो गई ना कि एक ही एक विभाग जाना है, एक ही एक विभाग जाना है। सो राज्य मंत्री क्या मतलब, उसके ऊपर तो आपके ऊपर भाजपा का कैबिनेट मिनिस्टर ही होगा ना। तो अब एक विभाग चंद्रा बाबू को मिलना है, एक विभाग नीतीश को मिलना है। अब देखें, एक
पवन कल्याण का एक आंध्र प्रदेश से मुझको थोड़ा एक सरप्राइज है, क्योंकि पवन को उन्होंने कहा था पवन नहीं आंधी है, और उन्होंने 21 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटें उन्होंने पे चुनाव लड़ा था, और 23 की 30 सीटें उन्होंने जीत ली। मतलब 21 विधानसभा, वो इनिशियली 24 लड़ रहे थे। पर पवन कल्याण का एक बहुत बड़ा रोल और भी रहा है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और भाजपा को मिला के और जो एक गठबंधन करा है, उसमें भी पवन कल्याण की सबसे बड़ी भूमिका रही है। उसके बाद उनका 100% स्ट्राइक रेट रहा है और मोदी उनको बहुत पसंद करते नजर आ रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि शायद पवन कल्याण ने खुद ही अभी सरकार का हिस्सा बनने से मना कर दिया है। उसका और भी कारण हो सकता है। पवन कल्याण अपने एक प्रोफेशनल एक्टर हैं, और उनके और मतलब साउथ में रजनीकांत और विजय के बाद मैं समझता हूँ कि सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर है। तो उनके अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होंगे उनका, तो हमको लगता है कि शायद उसका कारण हो या जो भी हो। अन्नामलई उसमें नहीं है। बड़ी चर्चा थी कि अन्नामलई को वो लिया जा रहा है, लेकिन मैं लोगों को याद दिला दूं कि अन्नामलई ने खुद अपने मुंह से कहा था कि मेरे अभी से केंद्र में जाने की कोई योजना नहीं है, और मैं राज्य में रह के ही भाजपा को स्ट्रॉन्ग करना चाहूंगा। दो घटनाएं बहुत अहम मैं मानता हूं जो महाराष्ट्र में इनके एलाई हैं। एक एकनाथ शिंदे जो चीफ मिनिस्टर भी हैं और उनकी पार्टी शिवसेना, और दूसरे अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी। दोनों को ही राज्य मंत्री का पद ऑफर किया गया था। अभी शिंदे के जो व्यक्ति उसमें शामिल हुए हैं मंत्रिमंडल में, प्रताप राव जाधव, उनको अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ दिलाई गई है। और लास्ट में इनको भी कहा गया था, प्रफुल्ल पटेल को भी, अजित पवार को भी, कि आपको भी हम स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री पद दे देंगे। तो इन्होंने नहीं लिया और कहा कि चूंकि प्रफुल्ल पटेल पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं मनमोहन सरकार में, तो वो उससे कम तो नहीं रहेंगे और हमें कुछ समय दीजिए, और चूंकि आज ही शपथ समारोह है तो आप लोग अपना शपथ समारोह कर लीजिए। एक तरीके से चूंकि इनका परफॉर्मेंस कोई बहुत बेहतर नहीं रहा है एनसीपी का, अजित पवार का, तो इसलिए आपको लगता है कि एक तरीके से उनका कद भी बताया गया है, ये जानकारी एक तरीके से कन्वे कर दी गई है उनको कि भाई चूंकि आपका परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में बहुत ही खराब रहा है। वो हालांकि 4 ही सीटों पर लड़ रहे थे, लेकिन केवल 1 सीट जीत पाए, और जो प्रतिष्ठित सीट थी बारामती की, जहां से अजित पवार की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, वो भी नहीं जीत पाए वो। तो ऐसा लगता है कि अजित पवार को एक मैसेज दिया गया है कि भाई आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लिहाजा आपको कैबिनेट हम नहीं दे सकते। तो इस समय एनसीपी ने मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रस्ताव या राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार का जो प्रस्ताव था, वो एक तरीके से खारिज किया है, ठुकराया है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने तो कान दबा करके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ले लिया है। तो महाराष्ट्र का जो इनका गठबंधन है, उनके सहयोगियों को जो मैसेज दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे अनुपम जी? मैं थोड़ा सा सब मैं नेटवर्क बैठ गया था, मैं बाहर निकल गया था। लेकिन महाराष्ट्र में अजीत पवार जो हैं, और जाहिर सी बात है वो कैबिनेट चाह रहे थे, स्वतंत्र राज्य मंत्री के लिए वो तैयार नहीं हुए। और प्लस हालांकि उनका जो परफॉर्मेंस है, एक बात तो नजर आया कि शिवसेना में और पवार फैमिली दोनों में नजर आया कि जिस तरह दोनों में डिवीजन हुआ, उसी तरह वोट का भी डिवीजन हुआ। दोनों में से कोई फैक्शन खत्म नहीं हुआ, ना शिवसेना का एको फैक्शन खत्म हुआ, ना पवार का कोई फैक्शन खत्म हो गया। लेकिन बारामती जीत के मुझे लगता है कि उनकी उम्मीदें ज्यादा थी उनको, और ये बड़ी बात है भी साहब, वो बड़ी बात है भी, वो सीट निकालना बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हो गई थी, और उन्होंने स्वतंत्र प्रभार या फिर राज्य मंत्री के तौर पे आने से मना कर दिया। उनको कैबिनेट चाहिए था। अब ये एक बात आप मान के चलें, थोड़ा बहुत शुरुआत में लगा है, अब आगे इसको देखना पड़ेगा, देख समझना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि, और बहुत बड़ी बात यह है कि एक एक मंत्री कैबिनेट का लेके
चंद्रबाबू भी मान गए और नीतीश बाबू भी मान गए और सब लोग मान गए, एक अजीत पवार रह गए। अजीत पवार, मुझे लगता है कि अजीत पवार के पास अब बहुत ऑप्शन नहीं है। अजीत पवार भी आगे पीछे फॉल इन लाइन करेंगे, क्योंकि अजीत पवार का अपने लेवल पे कहीं कोई विकल्प। जी सर। ये एक्चुअल में 4 सीटों पर लड़े थे और बारामती भी हार गए। वहां से शरद पवार की बेटी जीत गई, सुप्रिया सुले। तो आप 4 में से केवल एक सीट जीत रहे हैं। आपको अगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा है तो आप प्रफुल्ल पटेल के बजाय सुनील तटकरे को शपथ दिलवा देते। नहीं सर, अगर देखें, अगर ये शरद पवार साहब ने दिखाया है कि मैंने जो अभी कह रहा था, शरद पवार साहब ने दिखाया। देखिए, वोट्स का डिवीजन हुआ, एक सीट से पर वोट्स का डिवीजन हुआ, और अजीत पवार क्या अभी भी शरद पवार से बड़ी हैसियत तो नहीं बन पाया ना सर। एकनाथ शिंदे ने भी अच्छा परफॉर्म किया, पर हकीकत ये है कि वोट्स के लिहाज से वो भी अभी उद्धव ठाकरे से बड़े तो नजर नहीं आ रहे, और अजीत पवार भी बड़े नजर नहीं आ रहे, लेकिन वोट्स का डिवीजन हुआ। लेकिन मुझे लगता है अजीत पवार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं है। वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, आप बताएं। मतलब वो अपने आप में कहाँ आपको उनको टिकते नजर आते हैं। जिस तरह, अच्छा देखिए, जो थोड़ा बहुत वो था पवार फैमिली से जो अलग हुए थे, वहां तक तो समझ में आता था, लेकिन वो जो उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा दिया सुप्रिया के खिलाफ, वो मैं समझता हूँ वो एक ब्रेकिंग पॉइंट हो गया फैमिली में। मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद कुछ बचता है। तो अजीत पवार के पास बहुत विकल्प नहीं है। मुझे लगता है अजीत पवार भी आगे पीछे साहब मान जाएंगे। और लेकिन अजीत पवार का अपना एक अंदाज है, आपने देखा कि वो थोड़ा सा उनके अंदर पावर को लेके उनको लगता है कि शरद पवार के भतीजे होने के बावजूद उन्होंने बहुत लंबा इंतजार कर लिया। उनके अंदर एक एंग्स्ट नजर आती है कि साहब सब कुछ सुप्रिया को मिलता चला गया, मैं बहुत पीछे रह गया। तो यही चीज उनकी महाराष्ट्र में नजर आती है और यही चीज उनकी दिल्ली में नजर आती है। पर मेरा अपना मानना है कि अजीत पवार के पास बहुत विकल्प नहीं है सर, वो ही विल फॉल इन लाइन। आज मैं दोपहर बाद वैसे एकनाथ शिंदे के बेटे के इंटरव्यूज देख रहा था, जो कल्याण से जीत करके आए हैं, तीसरी बार जीते हैं। वो कुछ इस अंदाज में बात कर रहे थे कि मेरे पिता जो हैं वो चूंकि परिवारवाद को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं उद्धव ठाकरे की तरह, इसलिए मैंने केंद्र में ना जाने का फैसला किया और हमने अपने एक दूसरे कार्यकर्ता को शपथ दिलवाई। लेकिन कहीं न कहीं लग रहा था कि बीजेपी नेतृत्व ने इनकार कर दिया उनको, एकनाथ शिंदे को, कि हम आपके बेटे को नहीं लेंगे। अगर आप महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं तो आपके बेटे को केंद्र में हम मंत्री नहीं बनाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी सबके साथ रवैया अपनाती रही है, कड़ाई अपनाती रही है। वसुंधरा राजे जब चीफ मिनिस्टर थी राजस्थान की, तो वो अपने बेटे को केंद्र में मंत्री पद दिलवाना चाहती थी, नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया था और उसको लेकर के वसुंधरा राजे ने बड़े गाल फुलाए थे। तो ये एक स्ट्रिक्टनेस जो है बीजेपी के अंदर है कि भाई आप अगर राज्य में मुख्यमंत्री हैं तो आपके बेटे को हम यहाँ नहीं लेंगे। अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाया साहब उन्होंने। क्योंकि जेपी नड्डा को लिया है तो हिमाचल जैसे छोटे से राज्य से 2 को तो नहीं ले सकते थे। अनुराग को नहीं लिया ना। अनुराग को नहीं लिया। ओके। अच्छा देखिए, ऐसा है कि अभी जो मंत्रालय बन रहा है उसको इस लिहाज से भी देखें कि इसी साल में जो बचे हुए आपको 5-6 महीने नजर आ रहे हैं, 4 महीनों में आपको अभी और चुनाव होने, महाराष्ट्र में चुनाव होने, हरियाणा में महाराष्ट्र भी चुनाव है, होने, हरियाणा में होना है। हरियाणा भी है, हरियाणा में भी, और एक राज्य और है हमारे, महाराष्ट्र, हरियाणा, और 3 राज्यों में झारखंड चुनाव होने, झारखंड में होने हैं। तो ये और 3 मेजर राज्यों में चुनाव होने हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो मंत्रिमंडल पे इसका भी असर नजर आएगा। और कहीं ना कहीं अगर एकनाथ शिंदे का लड़का यहाँ पे मंत्री होता, तो फिर आप मान के चलें कि वो मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता, वो मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता। अगर आप एकनाथ शिंदे के जरिए ठाकरे परिवार के परिवारवाद पे अटैक कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे भी उसी परिवारवाद में लिप्त नजर आए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। आप एकनाथ शिंदे को ठाकरे परिवार की काट बना रहे हैं, एक नाथ शिंदे के जरिए आप उद्धव ठाकरे को परिवारवादी साबित कर रहे हैं, और एक नाथ ठाकरे शिंदे वहां मुख्यमंत्री हो, लड़का केंद्र में मंत्री हो, तो मेरे ख्याल से फिर आप कुछ कहने लायक नहीं बचते हैं। और महाराष्ट्र का चुनाव वो बहुत ट्रिकी चुनाव होने वाला है, खास तौर से जैसे लोकसभा रिजल्ट आए हैं। आपको हरियाणा का चुनाव भी ट्रिकी चुनाव होने वाला है।
ये जो विधानसभा चुनाव इन सब के मुकाबले, क्योंकि झारखंड में आपकी सरकार नहीं है, तो आपके पास एक तरह से इनकम्बेंसी का फायदा होता है, एंटी इनकम्बेंसी का। लेकिन आपको महाराष्ट्र और हरियाणा में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में जो आज आप मंत्रिमंडल का जो पूरा गठन देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों को भी दिमाग में रख के है अंकल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जो पंजाबी समुदाय से आते हैं और 9.5 साल तक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे, उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया है और स्वतंत्र प्रभार दिया है राज्य मंत्री की तीसरी बार शपथ दिला करके राव इंद्रजीत सिंह को, और राज्य मंत्री के रूप में वहीं से फरीदाबाद से जीते कृष्णपाल गुर्जर जो गुर्जर समुदाय से आते हैं उनको दिया है। तो 3 जातियों को एक तरीके से साधा है, गुर्जर यानी पिछड़े, और आपके अहीर यादव जो दक्षिण हरियाणा में है, और पंजाबी समुदाय तो हरियाणा में बड़ी संख्या में है और बहुत सारे शहरों में भी है, अलग अलग इलाकों में है। जाट को किसी को नहीं लिया है, लेकिन चौधरी जयंत सिंह को लेकर के और स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री पद की शपथ दिला करके एक मैसेज तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और हरियाणा में भी इसका जाता ही है। और उनके दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी उन्होंने भारत रत्न दिया था। कर्पूरी ठाकुर के बेटे को भी उन्होंने राज्य मंत्री बनाया है इस मंत्रिमंडल में। तो एक मैसेज तो दिया गया है। जी बिल्कुल मैसेज दिया गया है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे केरल में जॉर्ज कुरियन को इन्होंने बनाया है। जॉर्ज कुरियन चुनाव भी नहीं लड़े थे ओंकार जी, वो उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा था, लेकिन एक केरल में कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी को बात हो रही है। और वहीं पे आपने देखा कि तमिलनाडु में नीलगिरी से जो भाजपा कैंडिडेट थे मुरुगन, एल मुरुगन, उनको बनाया गया। और अब ये बात सामने आ रही है कि साहब तमिलनाडु से उन्होंने एक भी सीट ना पाने के बावजूद मंत्री बनाया, लेकिन अन्नामलई को अभी तमिलनाडु को भाजपा का अध्यक्ष रहना बहुत जरूरी है। जिस तरह उन्होंने वहां पे 4-5 गुना वोट बैंक बढ़ाया है और जिस तरह की उन्होंने फाइट दी है इस बार, तो तमिलनाडु में अभी अन्नामलई के रहना बहुत जरूरी है। और इसलिए उनको जान के नहीं लाया गया है। और केरल में जो ए के एंटोनी साहब के साहबजादे थे, उनसे जिस तरह की फाइट की उम्मीद थी वो फाइट वो दे नहीं पाए, वो फाइट दे नहीं पाए। तो ऐसे में जॉर्ज कुरियन को लेके आए हैं। और मैं जैसा कह रहा हूँ कि लगातार आप राजस्थान में देखें कि इतना बुरा परफॉर्म किया, उसके बाद भी उसको देखते हुए राजस्थान से बहुत ढेर सारे मंत्री आपको नजर आते हैं। यादव भी नजर आते हैं, जाट भी नजर आते हैं, राजपूत भी नजर आते हैं, दलित भी नजर आते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने हर तरह की चीजें अकोमोडेट करने की कोशिश की है। और ये एक ट्रिकी चीज होती है सबको सारा एक वो बैठाना। लेकिन इतने समय से मोदी और शाह ये काम कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग। एक बात फिर मैं कहूंगा इसके पहले कि प्रोग्राम खत्म हो ओंकार जी, की मतलब अगर इस मंत्रिमंडल के बनने के बाद और ये जो अभी जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अभी एक टेस्ट और है। अगर पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अक्सर होता है कि आपको ये मंत्रालय दिया और नाराजगी हो गई, उन्होंने शपथ नहीं लिया, कार्यभार ग्रहण नहीं किया, अगर ये सब ठीक ठाक हो जाता है तो फिर आप मान के चल सकते हैं कि जो मोदी 3.0 का जो आगाज हुआ है बहुत जबरदस्त हुआ, बहुत ही शानदार हुआ। नीतीश कुमार समारोह में मौजूद थे, चंद्रबाबू नायडू मौजूद थे, शाहरुख खान थे, अक्षय कुमार थे, रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति, मुरली मनोहर जोशी, इसके अलावा रजनीकांत दक्षिण के सुपरस्टार, मुकेश अंबानी, रवीना टंडन से लेकर के राजकुमार हिरानी, अनुपम खेर, और 6 देशों के राष्ट्र प्रमुख जिनमें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स। ये सब क्या शो करता है, इतने सारे चमकते हुए सितारे या राष्ट्र प्रमुख, और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से बस प्रतीक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्ष ने एक तरीके से बाइकआउट किया है। क्या ये डेमोक्रेटिकली जो ये लोकतंत्र की हत्या का नारा देते हैं और हर बात के लिए कहते हैं
तो एक लोकतांत्रिक तरीके से बन रही और चुनी हुई सरकार के शपथ समारोह का बाय बायकॉट करना क्या संकेत देता है? ये संकेत ये देता है कि साहब आने वाले दिनों में आप बहुत ढेर सारे तमाशों के लिए तैयार हो जाए, बहुत ही ज्यादा तमाशा। कुछ चीजें मैं टीवी पे अभी कह नहीं रहा हूँ ओंकार जी। पिछले 3-4 दिनों में उत्तर प्रदेश में मैं अजीब किस्म का एक अ, ऐसा, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर एक ऐसी अनारकी कोशिश कर देख रहा हूँ। अनारकी तो नहीं कहूंगा, पर अनारकी और एक अराजकता फैलाने का प्रयास देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। एक खास वर्ग और एक खास जात और एक खास पार्टी के लोग इस कदर बेलौस हो चुके हैं और राह चलते वो तमाशे हो रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं ओंकार जी। तो एक उत्तर प्रदेश के लिहाज से तो फिर भी योगी के रहते बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप मान के चलें कि अब एजिटेशन, जब जब आप 303 सीट अकेले लेके बैठे थे, तब तो उन्होंने प्रदर्शनों की झड़ी लगा दी। और मुझे लगता है कि कभी इतिहास में कभी इतने प्रदर्शन हुए होंगे। और अब जबकि आप के पास बहुमत नहीं है स्पष्ट, तो आप मान के चलें कि इतनी जबरदस्त विरोध आपको झेलना पड़ेगा, इतना जबरदस्त आपको प्रदर्शन और ये सब देखना पड़ेगा। अब देखेंगे इसको सरकार कैसे, क्योंकि एक शिकायत मुझे हमेशा मोदी और शाह की सरकार से रही है, और मुझे नहीं लगता कि इस बार भी उसकी दूर होने की कोई गुंजाइश है। मुझे लगता है कि उन्होंने प्रदर्शनों को बहुत हल्की तरह से हैंडल किया। अगर आप जस्टिन ट्रूडो को देखें जैसे उसने हैंडल किया कनाडा में, उससे बड़ा लिबरल कौन है। अगर आप बाकी जगह देखें कि आप अमेरिका में जो बाइडेन को देखें, उसने तो अमेरिका में यूनिवर्सिटीज में फौज भेज दी, तो मतलब शार्प शूटर्स भेज दिए। तो अगर उन लोगों को देखें तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब की जोड़ी ने इन प्रदर्शनों को बहुत हल्के हाथ से हैंडल किया। मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से प्रदर्शन ज्यादा हुए भी। अब देखने की बात होगी कि ये तीसरे टर्म में इसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि एक बात मैं शर्तियां कह सकता हूँ कि अगर इस बार इनको शह दी गई और छूट दी गई, तो इस बार ये संभाले नहीं संभलेंगे ओंकार जी। और विपक्ष ने अपने इरादे पहले दिन ही जाहिर कर दिए हैं। हम याद दिला दें कि जब मनमोहन सिंह सरकार के दोनों ही टर्म में भाजपा का पूरा जो टॉप का लीडर्स थे सब आके बैठते थे, सब के सब आके बैठते थे, तो उसके पहले तो बैठते ही थे। तो लेकिन ये कहना कि साहब हम इनके शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, आप देखिए वहां पे कोई समाजवादी पार्टी से नजर नहीं आ रहा है, कोई राष्ट्रीय जनता दल से नजर नहीं आ रहा है, गांधी परिवार से कोई नजर नहीं, सिर्फ एक मल्लिकार्जुन खड़गे को एक जैसे कहना जी सांकेतिक रूप से भेजकर इतिश्री कर ली गई। टीएमसी भी, टीएमसी डीएमके। टीएमसी डीएमके शिवसेना कहीं से कोई नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक बड़ा ही एक दुर्भाग्य थी। एक तरफ एक एक बात जरूर कहेंगे कि अक्सर आप कहते हैं कि सरकार का काम है कि एक सामंजस्य बना के विपक्ष को साथ में लेके बढ़ना, लेकिन अगर विपक्ष शपथ ग्रहण तक में नहीं आने को तैयार है, तो ऐसे विपक्ष को भला कौन साथ लेगा और कैसे ले सकता है। एक और घटना हुई है साहब, जिस समय शपथ समारोह चल रहा था, तीर्थ यात्रियों की एक बस पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। 11 लोगों के अब तक मारे जाने की सूचना है, जिसमें मासूमों की जान भी गई है। एक बहुत ही मासूम सा बच्चा जो सोशल मीडिया पर जिस समय इसकी तस्वीर तैर रही है, ये शपथ समारोह के ठीक समय ये आतंकी हमला होना एक बड़ी साजिश हो सकती है पाकिस्तान की और कुछ दूसरी ताकतों की। ये जाहिर है ये मतलब हर तरह से शपथ ग्रहण ग्रहण को एक तरह से कलंकित करने का प्रयास है, या उससे फोकस हटाने का प्रयास है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा कि भाई अ, जब आप शपथ ग्रहण में आने को तैयार नहीं है, और आपसे क्या उम्मीद की जाए साहब, आपसे क्या उम्मीद की जाए। आप तो मतलब हमेशा मैं मानता हूं कि विपक्ष की अपनी भूमिका होती है लोकतंत्र में, लेकिन विपक्ष एक दुश्मन देश की तरह पेश नहीं आ सकता ना ओंकार जी। विपक्ष भी तो इसी देश का हिस्सा है, और यहाँ पे विपक्ष दुश्मन देश की तरह पेश आ रहा है। तो रही बात भाई, चलिए बाहरी जो मुल्क हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं, ठीक है, वो सब तो ये सब करेंगे ही, तो जरूरत करना भी चाहिए, वो करेंगे भी। उससे ठीक है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज अपना मोर्चा लेती रहेंगी। लेकिन वो लोग जिन्होंने भारत के संविधान में और भारत की एकता में, अटूटता में
अपनी श्रद्धा व्यक्त की, कम से कम ज़ाहिर तौर पे। वो भी इतने, जिसे कहना चाहिए लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा पर्व है, जब कि एक इतनी बड़ी चुनावी महासमर से गुजर कर एक सरकार वो बना रही है अपना, तो आपको तो इसमें ज़रूर आना चाहिए। बल्कि हमको लगता है कि विपक्ष के पूरे जितने उनके पास वो लोग हैं, 220 जितने भी सांसद हैं, सबको आना चाहिए, सबको बैठना चाहिए। और अच्छी खासी गैदरिंग थी, 9,000 लोग थे वहां पे, और राहुल गांधी वगैरह को तो सबसे आगे आके बैठना चाहिए। लेकिन क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं अब, चूंकि एक बिल्ली के भाग से चीका भी फूटा है ओंकार जी, बैठे बैठाए बिना कुछ किए कुछ सीटें भी मिल गई हैं, तो जाहिर सी बात है उनको तो लग रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, शपथ समारोह पर चर्चा करने के लिए। अब इस पर नजर रहेगी। वैसे तो जो संदेश और संकेत दे दिए हैं नरेंद्र मोदी ने, मुझे नहीं लगता कि सीसीएस से जुड़े हुए जो 4 मिनिस्ट्रीज होती हैं वो किसी सहयोगी दल को देने वाले हैं। नहीं, अब तो जो देखिए, कल भी कहा था कि संभव नहीं है, और आज जो कहते हैं अंदाज है मंत्रालय बंटने का, इसके बाद तो अभी एकदम ही असंभव लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो नमस्कार। मच।